हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। मैं हूँ जूही और आज हम पढ़ने वाले हैं होम साइंस क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 विच इज क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और हम सब कुछ कवर करने वाले हैं इसमें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इसमें, तो ये आपको जरूर करना चाहिए बिकॉज इट हैज कंटेंट विच इज वेरी इजी एंड इसमें से पक्का क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं इसमें अबाउट क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। वो होता क्या है, हम पढ़ने वाले हैं अबाउट क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट, थेरेपिस्ट के बारे में, उनका रोल क्या है, उनका फंक्शन क्या है। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि हमको क्या नॉलेज या स्किल्स चाहिए, हमें क्या पढ़ाई करनी चाहिए इफ वी वांट टू बिकम अ डाइटिशियन और वी वांट टू गो इनटू फील्ड ऑफ डाइटेटिक्स और क्लिनिकल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन इज बेसिकली पोषण जो हमारी बॉडी को मिलता है खाने से, एंड वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है, फिर हम उससे इलनेस से फाइट करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, एंड दैट इज बेसिकली न्यूट्रिशन। ये डेफिनेशन दे रखी है, न्यूट्रिशन इज साइंस ऑफ फूड, nutrients and other substances as well as their digestion, absorption and utilization। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, हमको पता है कि ये फूड से रिलेटेड है और वो हम न्यूट्रिएंट्स और बाकी सारे सब्सटेंस को मिला के न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पे बोला गया ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, ना कम ना ज्यादा। तो ऑप्टिमम क्यों चाहिए, अगर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन नहीं होगा, कम न्यूट्रिशन होगा, तो कहलाया जाएगा कि ये अंडर न्यूट्रिशन है, और ज्यादा होगा तो ओवर न्यूट्रिशन, और दोनों ही चीजें खराब है। तो इसलिए ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या होगा, मैल न्यूट्रिशन। तो अंडर न्यूट्रिशन प्लस ओवर न्यूट्रिशन दोनों को मिला के हम कहेंगे मैल न्यूट्रिशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक एग्जांपल्स दे रखे हैं ताकि हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिले और रिकवरी हो फ्रॉम वेरियस इलनेसेस। इस और हमारे बॉडी को एडिक्वेट न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो ये बहुत हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज वाई। और हीलिंग वुंड्स और इवन मेडिकेशन यूटिलाइज करने के लिए भी न्यूट्रिशन होना चाहिए, वरना आप दवाइयाँ ले रहे हैं बट वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो रही है, कोई फायदा हो नहीं रहा है उन दवाइयों का। तो इसलिए, और ऑफ कोर्स हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, तो इसलिए न्यूट्रिशन का ये इम्पोर्टेंस पता लग गया। दिस इज वेरी जनरल, इसमें से कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, आप ये अपने लाइफ से रिलेट करके याद करके लिख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ लिखा है दैट इलनेस एंड डिजीज, ये जो है ये दोनों बहुत इंटीमेटली इंटरलिंक्ड है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा इलनेस और डिजीज जो है दैट इज वेरी इंटीमेटली लिंक्ड टू हमारा न्यूट्रिशन। कैसे, अगर हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस कम होगा, हमें अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन होगा, तो हमें इलनेस हो सकती है, और अगर हमें इलनेस होगी तो भी हमारा न्यूट्रिशन लेवल गिर जाता है। तो इसलिए दैट इज वाई इट इज इंटरलिंक्ड। और हमने अभी पढ़ा कि अगर हमको हमारा न्यूट्रिशन कम होगा तो हमें कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस एरिया को बेसिकली ऑफ न्यूट्रिशन एंड इलनेस, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है। और आजकल हम इस फील्ड को मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी भी बुलाते हैं। ये दो अलग चीजें नहीं है, ये सेम ही चीज है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस पे, कि हमारा न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है क्यों। बिकॉज अब आजकल वी हैव सीन दैट सब जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाते हैं, विच इज नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। उससे हमारी बॉडी सफर करती है। एंड यहाँ लिखा हुआ है कैसे, by impairing a person's ability to eat or swallow, by interfering with digestion, हमारा डाइजेशन खराब होता है, हमसे खाया नहीं जाता है, हमारा डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है, मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है लोगों का। इससे बेसिकली हमारी फंक्शनैलिटी बहुत अफेक्ट होती है, हमारी लाइफ अफेक्ट होती है, हम अच्छे से काम नहीं कर पाते। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत ही सही रहे। वो चेक कौन करता है, हमारा न्यूट्रिशन सही है या गलत है, हमें क्या खाना है नहीं खाना है, ये सब चेक करने के लिए कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको हम बुलाते हैं डाइटिशियन। ये ट्रेंड होते हैं, इन्होंने पढ़ाई कर रखी होती है, स्पेशलाइज कर रखा होता है इन डाइटेटिक्स।
डाइटेटिक्स मतलब खाने से रिलेटेड, जो हमारा न्यूट्रिशन होता है उससे रिलेटेड। इनको हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट भी बुलाते हैं और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी। तो ये तीनों एक ही प्रोफेशन के अलग अलग नाम है। तो क्वेश्चन में आए कि आप इनका इम्पोर्टेंस बताइए, ये क्या करते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही चीज है। तो ये करते क्या है, जो डाइटिशियन होते हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, बहुत सिस्टमैटिकली देखते हैं आपका लाइफस्टाइल, आपकी नीड्स क्या है, और उसके बेसिस पर हमको डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में आफ्टर सर्जरी बहुत पेशेंट्स को अलग खाना दिया जाता है, उनका स्पेशल फूड बनता है। ये डाइटिशियन बताते हैं कि उनको ये चाहिए, तो इसलिए उनका बहुत ही फोकस करके उनके ऊपर और उनका न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस देख के बनाया जाता है उनका ये डाइट। और प्राइमरी फोकस हमारा इन सब में कौन होता है, पेशेंट होता है। ऑब्वियसली उसका कंडीशन देख के ही हम डाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। तो यही बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जरूर आ सकता है, इंडिया इज लाइकली टू बी डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 1 मार्कर में आ सकता है कि विच कंट्री इज डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इट इज इंडिया। और बाकी कुछ खास है नहीं यहाँ पे, यही बता रखा है कि न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यही आप याद रख सकते हैं कि दे प्रिस्क्राइब डाइट एंड दैट इज वाई इससे हमारा इलनेस कम होता है, विच इम्प्रूव्स आवर हेल्थ, एंड दैट इज वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। तो फसाई जो है उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं अलग अलग टाइप के फूड्स, और ये हम अलग अलग इनको एग्जांपल्स के थ्रू याद करेंगे, ये क्लासिफाई करने के लिए बहुत आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल फूड्स क्या होते हैं। तो ये स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं फॉर पर्सन विद स्पेसिफिक नीड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्फेंट फॉर्मूला, लो सोडियम सॉल्ट, ग्लूटेन फ्री बिस्किट। ये नॉर्मल खाने नहीं है, ये अलग अलग हैं। इन्फेंट फॉर्मूला इज ओनली फॉर इन्फेंट्स। लो सोडियम सॉल्ट किसको चाहिए होगा, जिसका बीपी ज्यादा हो, तो दे विल हैव लो सोडियम सॉल्ट। ग्लूटेन फ्री बिस्किट किसके लिए, जिससे ग्लूटेन एलर्जी हो। सो दैट इज वाई इनको हम मेडिकल फूड कहते हैं। ये सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। फिर हम आते हैं अगले टाइप ऑफ फूड पे, विच इज फाइटोकेमिकल्स या बायोएक्टिव कंपाउंड्स। इसका क्या मतलब होता है, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन फूड। मतलब ये कोई न्यूट्रियस नहीं होता, इसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं होता, बट ये हमारे फूड में होता है या ऐड कर देते हैं अलग से, ताकि हम हमारा जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो, हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी है और हमारी हेल्थ अच्छी रहे। इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्लैवेनॉइड और कैरोटीनॉइड्स। ये एग्जाम्पल्स आपको दोनों के याद रखने हैं अच्छे से, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला आता है न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब ये क्या होता है, दिस इज सिंपली जो हमारा जो खाने में खाना होता है उसमें न्यूट्रिशन कम होता है कभी कभी, तो वो न्यूट्रिशन को हमारा पूरा करने के लिए हम अलग अलग न्यूट्रास्यूटिकल्स लेते हैं। दैट इज बेसिकली सप्लीमेंट्स लेते हैं। सप्लीमेंट्स जैसे कि ओमेगा 3, कॉड लिवर ऑयल, ये सब सप्लीमेंट्स हैं, इससे हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस और बढ़ता है। ये डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। इसका मतलब अगर हमारे खाने में लेट्स से आयरन कम है, तो हमें आयरन की गोलियां मिल सकती हैं, वरना आयरन जैसे डलता है सीरियल्स में अलग से, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स कह सकते हैं। आयरन की टैबलेट्स आती हैं, वो न्यूट्रास्यूटिकल्स कहलाती हैं। तो ये हमने 3 टाइप पढ़ लिए, एक हो गया न्यूट्रास्यूटिकल्स, एक हो गया मेडिकल फूड्स, और तीसरा फाइटोकेमिकल्स या बायोएक्टिव कंपाउंड्स। ये तीनों याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इनके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। अब हम यहाँ आते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा है एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक बीटा कैरोटीन, सेलेनियम, विटामिन ई, विटामिन सी, ये दे प्ले अ वेरी प्रोटेक्टिव रोल। इसका क्या मतलब होता है कि बीटा कैरोटीन, सेलेनियम, ये एक टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। पहली बात तो ये 1 मार्कर में जरूर आ सकता है कि व्हाट आर दीज आर टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, या एंटीऑक्सीडेंट के 2 एग्जांपल्स दीजिए, ऐसे करके आ सकता है।
देन ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं, मतलब ये हमारी इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो हमारे इम्यूनिटी, तभी आजकल आपने सुना होगा कोविड में जब कहते थे कि विटामिन सी खाना चाहिए या विटामिन सी की टैबलेट्स लेनी चाहिए। क्यों? हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा तो हमारा प्रोटेक्टिव रोल प्ले करेगा, तो हमको इलनेस नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज द रोल ऑफ मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड थेरेपिस्ट। तो ये क्या करते हैं? बेसिकली दे प्रोवाइड एडवाइस एंड ट्रांसलेट टेक्निकल इंफॉर्मेशन इनटू डाइटरी गाइडलाइंस। तो जो हमारे मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट होते हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया, वो हमको डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अलग अलग स्टेज पे आपको अलग अलग डाइट्स मिलती हैं, सारी डाइट सेम नहीं होती हैं। हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट्स होती हैं, और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने खाने में भी कि मैं ये वाली टाइप की डाइट खाता हूँ या ये वाली खाती हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है वही कि फ्रॉम वूम टू टूम, मतलब हम जब छोटे होते हैं उसके बाद जब तक हमारे एंड ऑफ लाइफ तक हम अलग अलग टाइप का लाइफ साइकिल में अलग अलग खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इन्फेंट डजंट ईट सॉलिड फूड्स, वैसे ही अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी की। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स इज कंसर्न्ड विद न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पेशेंट suffering from different diseases and prescribing the right type of diet for them। तो यहाँ ये बता रखा है कि उनको, ये जो हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस यही कंसर्न है इसका कि हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस बिल्कुल सही रहे, इसलिए उनको सही तरह की डाइट दी जाती है। इसको जो राइट टाइप ऑफ डाइट देना होता है, इसको हम क्या कहते हैं? द राइट टाइप ऑफ डाइट इज कॉल्ड डाइट थेरेपी। नाम से ही पता लग रहा है कि इट इज अ टाइप ऑफ थेरेपी थ्रू डाइट, ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, लिस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइट थेरेपी। ये पांचों के पांचों याद करने हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज एटलीस्ट 3 तो जरूर करना, बिकॉज 3 मार्कर में आ सकता है। तो क्या करता है? तो हमारा रिकवरी करता है, रिकवरी में हेल्प करता है। हमारी डाइट अच्छी होगी तो इलनेस से हमारी रिकवरी भी जल्दी होगी, और हमारा जो हमारे डिजीजेस हैं वो भी कंट्रोल में रखता है, बढ़ने नहीं देता। तो इसलिए डाइट थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रास्यूटिकल्स याद है जो हमने पढ़ा था, वो जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स लेते हैं तो हमारी कोई डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाती है। तो इसलिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को भी ठीक करने के लिए डाइट थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then it also helps in prevention of short term and long term complication in case of chronic diseases। मतलब कि हमारा जो chronic diseases are diseases which last for very long time, तो ये हमारे उसको भी प्रिवेंट करता है। अगर हमारी डाइट अच्छी होगी, डाइट थेरेपी हम करेंगे, तो फिर उससे ये भी प्रिवेंट होता है। And then of course education and counseling of the patient regarding the need to adhere to prescribed diet। तो काउंसलिंग एंड एजुकेशन, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो पेशेंट है, अगर डाइटिशियन का कोई पेशेंट है, उसको समझाना। डाइट थेरेपी में ये भी एक रोल है कि आपको मैंने ये डाइट दी है, आपको ये फॉलो करनी है, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। वरना लेट्स से पेशेंट कह देगा नहीं मैं तो ये नहीं खाऊंगा, मैं तो जंक ही खाऊंगा, तो कैसे चलेगा? दैट इज वाई एजुकेशन एंड काउंसलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब डाइटिशियन क्या क्या दिमाग में रखती है या रखता है व्हेन दे आर मेकिंग द डाइट प्लान? तो वो ये कुछ चीजें हैं, चार हैं, आपको ये जरूर याद रखनी है। न्यूट्रिशनल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इफेक्ट ऑफ इलनेस ऑन फूड एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द मेडिकल थेरेप्यूटिक डाइट। तो इसका एक एक का मतलब समझते हैं पहले हम। न्यूट्रिशनल स्ट्रेस मतलब कि हमारा जो बॉडी में न्यूट्रिशन है वो कितना कम है या क्या हुआ है, तो सबसे पहले तो डाइटिशियन ये देखता है। फिर दूसरा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, क्या चल रहा है दिमाग में, उसके हिसाब से भी खाना देना चाहिए। एंड देन इफेक्ट ऑफ इलनेस ऑन फूड एक्सेप्टेंस, मतलब कि हमारा खाने से, डाइट थेरेपी से इलनेस पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो वो उससे भी पता लगता है कि हाँ ये डाइट वर्क कर रही है या नहीं कर रही। देन कमिंग टू एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मॉडिफाइड थेरेप्यूटिक डाइट, मतलब कि जो हमने डाइट दी है वो द पेशेंट इज एबल टू एक्सेप्ट और नॉट, वो खा भी पा रहा है या नहीं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 फैक्टर्स
आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स। उसके बाद न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इलनेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। मतलब ये चारों चीजें मिलाने के बाद हमारा जो होता है न्यूट्रिशन थेरेपी आता है। कैसे न्यूट्रिशन केयर होता है? सबसे पहले तो हम देखते हैं न्यूट्रिशन स्टेटस, जैसे मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद हम देखते हैं डायग्नोसिस, कि हमारा न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ कम है उसको देखना। उसके बाद प्लान करते हैं कि अच्छा ये वाला कम है, हम ये वाला बढ़ा के डाइट में डालेंगे ताकि इलनेस से भी फाइट हो और बॉडी का हेल्थ भी मेंटेन रहे। उसके बाद हम मॉनिटर करते हैं और इवेल्युएट करते हैं न्यूट्रिशनल केयर आउटकम्स। इसका मतलब अब हम देखते हैं अच्छा हमने डाइट दे दी, वो फॉलो हो रही है, इसका कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, वो देखना। तो ये चारों को मिला के न्यूट्रिशनल केयर कहते हैं। अब न्यूट्रिशन केयर आपको लग रहा होगा कि केवल इलनेस के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज फॉर एवरी वन, फ्रॉम हेल्दी पर्सन जो कि किसी वेलनेस सेंटर में जाते हैं या किसी फिटनेस सेंटर या जिम में भी आपने देखा होगा डाइट प्लान देते हैं, तो वो भी न्यूट्रिशनल केयर ही है। और यही नहीं, फॉर हेल्दी पर्सन एंड ऑफ कोर्स फॉर पीपल हु आर हॉस्पिटलाइज्ड और दे आर इल, सो उन सब के लिए भी ये है। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल न्यूट्रिशन में क्या इंक्लूड होता है, या हमारा जो डाइटिशियन होती है उनका काम क्या है। सो फर्स्टली दे प्लान डाइट्स विच इज अप्रोप्रिएट टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एट डिफरेंट स्टेजेस। हमारा और देन दे ऑल्सो मॉडिफाई द डाइट। डाइट मॉडिफाई मैंने जैसे बताया अलग अलग डिजीजेस पे, या फिर आपका फिजिकल स्टेट कैसा है, ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं, कल्चर कैसा है, घर में वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कितना कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज अलग अलग ट्रीटमेंट एंड अलग अलग डाइट्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम, केयर एंड मनी। तो इसलिए ये सब ध्यान में रखना पड़ता है व्हेन यू आर मेकिंग अ डाइट प्लान फॉर समवन। तो ये जैसे कि यहाँ पे प्लान डाइट्स फॉर एथलीट, स्पोर्ट पर्सन, फॉर इंडिविजुअल विद स्पेशल नीड्स, इन सबको अलग अलग चाहिए होता है। जैसे अलग अलग यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशंस दे रखे हैं बेसिकली। क्या क्या है? एक तो स्पोर्ट्स पर्सन, एक है पर्सन वर्किंग इन सब मरीन्स, डिफेंस पर्सनल्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये सब अलग अलग हैं। इनको अलग अलग टाइप ऑफ डाइट्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं बिकॉज ये डिफरेंट काम करते हैं, ये नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं है इनका। देन द रोल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो ऑफ कोर्स जो आए हैं उनका हेल्थ स्टेटस बढ़ाना है, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा करना है, दैट इज वेरी ऑब्वियस। फिर हम आते हैं, ये आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें से आप 2 से 3 याद कर लीजिए, दैट विल बी इनफ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं कि न्यूट्रिशन असेसमेंट किन चीजों पे होता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें, ये जरूर आ सकते हैं, ये लिखने में एज 4 मार्कर आ सकता है या एमसीक्यू में आ सकता है। तो क्या है कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट किन चीजों पे होता है? सबसे पहले तो हमारा एक डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं हम, हेल्थ, डाइट, पर्सनल मेडिकल हिस्ट्रीज, पेशेंट का ये सब देखा जाता है, उसके बाद डाइट बनती है। फिर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स, ये क्या होता है? इट इज साइज, वेट एंड प्रोपोर्शंस ऑफ द बॉडी। ये तीनों को मिला के हम एंथ्रोपोमेट्रिक कहते हैं। उसके बाद रिलेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन लैबोरेटरी एंड फिजिकल मेजरमेंट्स विद द अबव एंड फिजिशियंस डायग्नोसिस। फिजिशियन ने डायग्नोस कर दिया जैसे कि लेट्स से कि इसको तो आयरन डेफिशिएंसी है, तो फिर उसके बाद डाइट प्लान देखा जाता है कि अच्छा ये डायग्नोसिस है, तो इसके बेसिस पर डाइट प्लान बनेगा कि आयरन डेफिशिएंसी ठीक करनी है। उसके बाद इंटरप्रेटिंग ऑल द अबव इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज एंड रिस्क फॉर फ्यूचर डेफिशिएंसीज। मतलब कि अब फ्यूचर में भी आपको ये हो सकता है, तो इसको कैसे प्रिवेंट करना है ये भी डील करते हैं हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट में। ये 4 चीजें हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट फिजिशियंस, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं हु डायग्नोस यू विद एनी इलनेस या एनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज अल्टीमेटली वही होते हैं जो देखते हैं कि पेशेंट की मेडिकल नीड्स जो है वो हो रही है पूरी कि नहीं, पेशेंट को जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं।
सो दैट इज वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो फिजिशियंस प्रिस्क्राइब करते हैं वो उसके उसके बेसिस पर डाइटिशियन डाइट देते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फिजिशियन ने कहा कि अरे अच्छा यहाँ पे तो आयरन की डेफिशिएंसी है, तो फिर डाइटिशियन देखेगी कि अच्छा यहाँ पे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी इस वाले की है, तो वी विल प्रिस्क्राइब अ डाइट विच इज रिच इन आयरन। ऐसे करके दे वर्क टुगेदर। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डाइट। जैसे मैंने आपको बताया था देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट जो हमें थ्रू आउट आवर लाइफ साइकिल चाहिए होती है। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल या फिर रेगुलर डाइट। ये हम सब ने पढ़ा होगा कि हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए। तो वो यही है कि एक रेगुलर डाइट जिसके अंदर सब कुछ होता है। और ये किसको दी जाती है? ये हेल्दी इंडिविजुअल्स को दी जाती है, इनको कोई बीमारी नहीं होती। दे आर गिवन रेगुलर डाइट या स्टैंडर्ड नॉर्मल डाइट। उसके बाद आती है मॉडिफाइड डाइट। देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ डाइट, स्टैंडर्ड या फिर रेगुलर डाइट और मॉडिफाइड डाइट। मॉडिफाइड डाइट के अंदर बहुत अलग अलग सब पार्ट्स हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आता है क्वेश्चन बहुत यूजुअल कि इन व्हाट वेज कैन डाइट मॉडिफिकेशन टेक प्लेस। मतलब मॉडिफिकेशन मतलब कि कैसे बदलाव आता है डाइट में, कैसे चेंजेस ला सकते हैं। तो कैसे आते हैं वो दो तरीके हैं, एक्चुअली चार हैं, बट हम एक को बहुत ही ग्रेट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला तो है चेंज इन कंसिस्टेंसी और टेक्सचर। मतलब कंसिस्टेंसी एज एन या तो सॉफ्ट कर देना, हार्ड कर देना खाने का, कंसिस्टेंसी टेक्सचर बदल देना, जैसे कि फ्लूइड सॉफ्ट डाइट, इसको हम कहते हैं चेंज इन कंसिस्टेंसी। उसके बाद आता है इंक्रीज और डिक्रीज इन एनर्जी इनटेक। एनर्जी इनटेक मतलब या तो कैलोरी को कम करना या बढ़ाना, उसको हम कहेंगे कि ये मॉडिफाइड डाइट है। कैलोरी कम करना होती है जब लेट्स से समवन वांट्स टू लूज वेट, या कैलोरी बढ़ाना फॉर समवन हु वांट्स टू गेन वेट। सो दैट इज मॉडिफाइड डाइट का एक टाइप। एंड देन तीसरा कम्स न्यूट्रिशन में ज्यादा या कम करना, जैसे कि किसी को प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो हम उसको प्रोटीन्स ज्यादा देंगे, वरना। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है लोअर प्रोटीन इनटेक इन केस ऑफ किडनी फेलियर, हाई और लो फाइबर, लो फैट इनटेक, रिस्ट्रिक्शन इन सोडियम, रिस्ट्रिक्शन इन फ्लूइड इनटेक। ये सब क्या अलग अलग चीज के न्यूट्रिशन को कम या ज्यादा कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आ सकता है कि किडनी फेलियर में हमें क्या कम करना चाहिए, प्रोटीन इनटेक कम करना चाहिए। दैट इज वन मार्कर विच कैन कम। देन यहाँ एक और लिखा हुआ है दैट स्पिनच इज रिच इन ऑक्सीलेट्स। ये जरूर आ सकता है कि स्पिनच इज रिच इन व्हाट, ऑक्सीलेट्स। तो इसलिए जब किसी को स्टोन होता है देन वी टेल देम दैट डू नॉट हैव स्पिनच, बिकॉज अदरवाइज वो स्टोन्स जो है वो और बढ़ सकते हैं। अच्छा, और चौथा टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मील्स। मतलब या तो दिन में 3 बार खाने से 2 बार कर देना, 2 बार से 4 कर देना। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट नीड्स। अब हम सबसे पहला चेंज पढ़ने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं चेंजेस इन कंसिस्टेंसी से। चेंजेस इन कंसिस्टेंसी में हमने अभी पढ़ा कि एक तो लिक्विड डाइट है, एक सॉफ्ट डाइट है। रेगुलर डाइट हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ ली है। उसके बाद लिक्विड डाइट सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। तो लिक्विड डाइट में जो हमारा खाना होता है वो रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल लिक्विड होता है, मतलब बिल्कुल पतला होता है। उसके अंदर बिल्कुल फाइबर नहीं होता, बट उसमें न्यूट्रिशन जरूर होता है। तो ये डाइट किसको दी जाती है? ये डाइट उनके लिए है जो च्यू नहीं कर पाते, जो अपना खाना चबा नहीं पाते, ढंग से खाना स्वॉलो नहीं होता, ये उनके लिए है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये आ सकता है कि आपको एक एक फूड आइटम दे दिया जाए और बताया जाए, पूछा जाए कि इसको आप आइडेंटिफाई करिए कि ये लिक्विड डाइट है, सॉफ्ट डाइट है, क्या है ये। तो मिल्क शेक, बटर मिल्क, सूप, जूस, ये सब क्या कहलाता है? ये सब फुल लिक्विड डाइट है। ये सब जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल लिक्विड होता है ना। तो ये याद रखना बहुत इजी है, आप अपने अपने रोज के खाने से देख सकते हैं कि ये सब इज लिक्विड, तो ये लिक्विड डाइट है, इसमें फाइबर नहीं होता है। इसका एक और वेरिएशन होता है क्लियर लिक्विड डाइट। अब लिक्विड डाइट और क्लियर लिक्विड डाइट में क्या फर्क है? ये और भी ज्यादा पतला होता है, जैसे कि क्लियर सूप और जूस, वेरी लाइट टी,
क्लियर लिक्विड डाइट दिया जाता है जब एकदम सर्जरी हुई होती है, तो पेट को शांत रखना होता है, खाली रखना होता है, तो उसके लिए हम क्लियर लिक्विड डाइट देते हैं, विच इज उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, दैट इज वेरी वेरी लाइट। एंड वो कंसिस्टेंसी में और भी थिन होता है, मतलब कंसिस्टेंसी यानी उसका गाढ़ापन जो होता है वो और भी पतला होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो आपको यहाँ याद रखनी पड़ेगी, द लिमिटेशन इज दैट इट इज नॉट इजी टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्सन कंप्लीटली। अब आप खुद ही सोचिए, अगर हम किसी को केवल मिल्क शेक देंगे या सूप या मिल्क देंगे, देन उस उनका न्यूट्रिशन पूरा तो होगा नहीं, बिकॉज ये नॉर्मल खाना तो है नहीं। तो दैट इज वाई वो बहुत मुश्किल होता है कि न्यूट्रिशनल लेवल ठीक रखना। बट ऑफ कोर्स अगर कोई स्च्यू नहीं कर पाएगा, कोई स्वॉलो नहीं कर पाएगा, तो उनके लिए हमें ऐसी डाइट देनी पड़ेगी। अब अभी बात कर रहे थे हम कि चेंजेस इन कंसिस्टेंसी, तो पहला तो हो गया लिक्विड डाइट। अब हम दूसरे पे आते हैं, विच इज सॉफ्ट डाइट। तो सॉफ्ट डाइट क्या है? विच इज सेमी सॉलिड फूड दैट आर लाइटली सीजन्ड and do not contain much fibrous or gas forming foods. Such diets are easy to chew and digest. ये जो लिक्विड डाइट है उससे एक लेवल ऊपर होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, कंसिस्टेंसी में थोड़ा थिक होता है। सो इसके एग्जांपल्स बहुत इजी हैं, खिचड़ी, सागो खीर, सागो इज साबूदाना, उसकी खीर, ये सब होते हैं जो बहुत सॉफ्ट कहते हैं इनको। ये सारा खाना बहुत इजी टू च्यू होता है, डाइजेशन बहुत इजी हो जाता है इनका, तो इसलिए इनको हम सेमी सॉलिड फूड कहते हैं। और लाइटली सीजन क्यों? बिकॉज हमें अगेन पेट को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमारा जो स्टमक है वो इरिटेटेड ऑलरेडी है, इसलिए गैस फॉर्मिंग फूड्स भी नहीं होते हैं इसमें। ये बहुत लाइट फूड्स कहलाते हैं। ये तब देते हैं जब इनडाइजेशन होता है या फिर नॉजिया, क्रैम्पिंग, पेट दर्द, इन सब में ये डाइट दी जाती है। और तीसरी टाइप की मॉडिफिकेशन इन चेंजेस इन कंसिस्टेंसी ओनली, तीसरा टाइप है ये, इसको कहते हैं मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट। ये मैकेनिकल का मतलब होता है जो आप अपने हाथ से करें, पहले से करें खुद से, तो उसको कहते हैं मैकेनिकल। और सॉफ्ट डाइट तो नाम से ही पता लग रहा है सॉफ्ट है खाने में। तो ये किनको दी जाती है? एल्डरली, बूढ़े लोगों को जिन्हें च्यूइंग में प्रॉब्लम होती है। आपने सुना होगा अपने दादा दादी को कहते हुए कि मेरे दांत में दर्द है, मुझसे ये हार्ड चीजें नहीं खाई जाती। तो इसलिए हम उनको क्या करते हैं, मैश करके या प्यूरी करके खाना दे देते हैं, विच इज इजी फॉर देम टू ईट। तो ये कुछ खास नहीं है इसमें, ये वो हमारा नॉर्मल फूड ही है, बस इसमें हम कम स्पाइसी रखते हैं, फाइबर थोड़ा कम रखते हैं, इजी डाइजेस्टेबल होता है। ये उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये आ सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट। सो इट इज इजीली डाइजेस्टेबल, नो हार्श फाइबर, नो हार्श फाइबर, हाई फैट और स्पाइसी फूड भी बिल्कुल नहीं होता उसमें। ये तब दिया जाता है व्हेन डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना होता है। अगेन, जब हमें गैस फॉर्मिंग फूड्स नहीं चाहिए, फाइबरस फूड्स नहीं चाहिए, एंड इवन अगर च्यू करने में प्रॉब्लम हो तो हम इसको मैश करके, जैसे अगर हम कोई आलू की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें आलू मैश कर दे ताकि इजी टू च्यू हो, उसको कहते हैं। वैसे ही अगर हमें ड्राई फ्रूट्स देना है तो उसको चॉप करके दीजिए ताकि इट इज अगेन इजी टू स्वॉलो। अब हम आते हैं फीडिंग रूट्स पे। तो यहाँ सबसे पहले बताया हुआ है कि द बेस्ट वे टू ईट फूड इज बाय माउथ, ये सबको पता है हमें। बट सम पीपल हु हैव सम इंजरी और इलनेस, दे आर नॉट एबल टू ईट थ्रू देयर माउथ, तो उनके लिए अलग अलग टाइप ऑफ फीडिंग रूट्स होते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है ट्यूब फीडिंग और एक होता है इंट्रावीनस फीडिंग। तो ये दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्यूब फीडिंग में क्या होता है, न्यूट्रिशनली कंप्लीट फूड्स आर डिलीवर्ड थ्रू अ ट्यूब। तो ट्यूब नाक में लगाई जाती है और उसके बाद उसमें न्यूट्रिशनली कंप्लीट फीड्स दी जाती हैं। उसमें स्पेशल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिससे आपको न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि स्वॉलो तो कर नहीं सकते पेशेंट, च्यू नहीं कर सकते, क्योंकि माउथ से खाना ही नहीं ले सकते वो, तो उनके नाक में ट्यूब लगाई जाती है। एंड द दूसरा वे इज इंट्रावीनस फीडिंग। इंट्रावीनस फीडिंग में क्या होता है, आपके वेन्स में एक ड्रिप लगा दी जाती है, एक आपके वेन्स में चली जाती है वो
इंट्रावीनस इसलिए कहते हैं हम उसको, तो वो चला जाता है। एंड देन intravenous feeding means that patient is nourished with special solutions which are given through a drip। वही वही मैंने बताया कि वो ड्रिप में डाल दिया जाता है, एंड उसके अंदर क्या होता है, स्पेशल सॉल्यूशंस होते हैं जिससे न्यूट्रिशन मिलता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ट्यूब फीडिंग और इंट्रावेनस फीडिंग में बेटर क्या है। तो इंट्रावेनस फीडिंग से ज्यादा अच्छा है ट्यूब फीडिंग, तो हमें ट्यूब फीडिंग प्रेफर करना चाहिए हमेशा। ट्यूब फीडिंग हम देते किसको हैं? ट्यूब फीडिंग उसको देना चाहिए जिनका गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल ट्रैक अच्छे से काम कर रहा हो, मतलब जिनका इंटेस्टाइन्स बिल्कुल ठीक हो, जिनका स्टमक बिल्कुल सही काम कर रहा हो, जस्ट दे आर नॉट एबल टू स्वॉलो द फूड, तो उनको हमें ट्यूब फीडिंग देना चाहिए। क्योंकि नर्व्स में सीधा खाना जाने से अच्छा वो पहले पेट में जाए और उसके बाद नेचुरली अब्सॉर्ब हो। That is why we say tube feeding is better than intravenous feeding. Coming to the next topic, now we will learn how to prevent chronic diseases and why. So, we have seen that in today's time, हमारा जंक फूड का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, बाहर का खाना बहुत बढ़ गया है। तो इससे हुआ क्या है कि सबका जो इलनेस है वो बढ़ रही है, लोगों को मॉर्बिडिटीज हो रही है, क्रॉनिक डिजीजेस हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? तो ये पहले हम पढ़ते हैं। स्पेशली प्रोसेस फूड से होता है, जिसमें बहुत सारे एडिटिव्स होते हैं। हाई इन फैट और शुगर वाले फूड से होता है। तो रिफाइंड फूड्स, ये सब जो होते हैं, ये सब मिला के क्या होता है, ये हमारी हेल्थ को बहुत खराब कर देते हैं। एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर, इन द पास्ट 3 to 4 decades a surge has been observed in the number of chronic lifestyle disorders. What are the possible causes? तो इसका causes यही है कि we have started increase the take of processed food, additives, refined foods, high in fat or sugar. That is why now more people are suffering from chronic diseases. इसलिए ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया दैट वी यूज डाइट थेरेपी। वी गो टू डाइटिशियंस एंड टेक द राइट डाइट फॉर अस, ताकि हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस बिल्कुल ठीक रहे। तो हमारा न्यूट्रिशन खराब होने से हुआ क्या है, दैट डिजीजेस सच एज ओबेसिटी, कैंसर, डायबिटीज, ये सब बढ़ गया है। रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज दैट इज इनग्रेन्ड इन आवर फूड। हमारे खाने के अंदर ही ऐसी चीजें हैं, दैट इज वाई ये सब हमको फेस करना पड़ रहा है। नाउ वी लर्न कि हमको डाइटिशियन बनने के लिए या क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए कैसे अपना करियर प्लान करना चाहिए, हमारी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। तो एक तो हमारा जो स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्किल्स क्या क्या होने चाहिए? एक तो कि स्किल्स इन असेसिंग न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट, तो हमारे न्यूट्रिशन स्टेटस असेस करना आना चाहिए। कैसे डाइट प्लानिंग करनी आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। बायोकेमिकल क्राइटेरिया, ये याद है मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताए थे, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स बताए थे, वो सब असेस करना आना चाहिए। सो दीज आर सम स्किल्स अ डाइटिशियन हैव। Then knowledge and physiological changes in disease condition, changes in recommended daily allowances, RDA is recommended dietary allowances, तो वो देखना चाहिए। उसके बाद हम एथनिक cuisines देखते हैं, ट्रेडिशनल, वो उनके घर में क्या बन रहा है, इस सब के बेसिस पे डाइट देते हैं। तो ये भी एक स्किल है, एंड ये सब बहुत ही असेंशियल है। और एक नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम समझ पाए कि जो हमारा न्यूट्रिशन का स्टेटस है वो है कैसा। तो अब हम पढ़ने वाले कि डाइटिशियन और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट को क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। अगर उनको करियर बनाना है किसी को, तो उनके पास क्या होना चाहिए? एक तो उनको नॉलेज होनी चाहिए डिजीजेस के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। आरडीए मतलब कि हमारा जो डाइटरी का अलाउंस होता है वो, यानी कि हमारा न्यूट्रिशन कितना होना चाहिए, किस चीज में क्या मिलता है, हमें ये सब पता होना चाहिए। अलग अलग टाइप की डाइट्स, उनकी मॉडिफिकेशन, एथनिक कुजीन्स, इन सब की नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी शुड ऑल्सो हैव स्किल्स कौन से? हमको असेस करने के कि न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट है कैसा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। फिर डाइट प्लानिंग करनी,
कस्टमाइज करनी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, ये सब इज अ पार्ट ऑफ करियर ऑफ अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन. ये हमें यहाँ पे बता रखा है कि इट इज एब्सोल्युटली असेंशियल टू हैव नॉलेज of the subject areas of nutrition, food science, food composition. अगर आप क्लिनिकल न्यूट्रिशन की पढ़ाई करते हैं तो आपको ये सब पढ़ाया जाता है. दीज आर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ दैट न्यूट्रिशन, फूड साइंस, फूड कॉम्पोजिशन. सो दैट इज देयर. एंड उसके बाद ये भी बताया गया है that there are some basic alag skills also, like record bookkeeping, management, and accounts, personal management. ये सब भी important है because let's say अगर आपको अपना personal clinic खोलना पड़े, then you need to have all these skills also. And yes, lastly, one of the most important aspects of profile of a dietitian is counseling the patients. Patients को counsel करना, सिखाना, बताना कि आपके डाइट में इस चीज की कमी है तो आपको ये खाना चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. काउंसलिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आपको पेशेंट से अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, उनको समझाना आना चाहिए. सो दैट इज देयर फॉर व्हाट यू शुड डू टू प्रिपेयर फॉर करियर एज अ डाइटिशियन और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट. यहाँ पे एडिशनल और भी बता रखा है कि दे शुड हैव नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी. दे कैन डू ऑल दिस ऑल्सो. तो उससे वो क्या एक और अच्छे काउंसलर बन सकते हैं. साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली काउंसलर बनने में हेल्प होगी. सोशियोलॉजी से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स पीपल. इस सबसे दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट. Clinical nutritionists would need to have additional knowledge of epidemiology and patterns of prevalence and incidence of nutritional disorders. इसका क्या मतलब हुआ कि उनको ये पता होना चाहिए कि आजकल कौन से डिजीज नए आए हैं, चल रहे हैं, इनसे कैसे लोगों को बचाना है, हाउ टू प्रिवेंट दिस. तो ये सब भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है. तो इस ये कैसे पता लगा सकता है? पॉपुलेशंस को, मतलब पेशेंट्स को सर्वे करके, लैब में उनके ऊपर रिसर्च करके, बायोकेमिकल मतलब हमारी बॉडी में क्या चल रहा है वो सब देख के, चेक करके, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हम अलग अलग डाइट्स, अलग अलग दवाइयाँ निकाल सकते हैं एज अ डाइटिशियन. सो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द प्रिपेयरिंग फॉर करियर. अब यहाँ पे बता रखा है नेक्स्ट टॉपिक में कि हमें पढ़ाई क्या करनी चाहिए. What should we study if we want to become a dietitian? So, in order to choose any of the career options offered by clinical nutrition and dietetics, आपको 10+2 दैट इज 12th तक पढ़ाई करनी चाहिए. उसके बाद बीएससी डिग्री इन होम साइंस या फिर न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी में बीएससी बैचलर्स करना चाहिए. This is very important. If you want to become a dietitian, you must at least complete a post-graduation diploma in dietetics with an internship to qualify to be a registered dietitian. मतलब कि ये नहीं कि केवल 12th करके बैचलर्स कर लिया तो हो गया, नहीं. अगर आपको डाइटिशियन बनना है देन यू हैव टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, दैट इज इन डाइटेटिक्स. इसके साथ इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी जॉब इन फैक्ट, बिकॉज उससे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस मिलता है. आप भी जरूर ट्राई करिएगा जब भी मौका मिले इंटर्नशिप्स करने की. सो दैट इज देयर. एंड उसके बाद टू क्वालिफाई एज रजिस्टर्ड डाइटिशियन, उसके बाद अलग सब्जेक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे कोई स्पेसिफिक इनके ऊपर सवाल नहीं आता है. एंड यहाँ दे रखा है इफ यू वांट टू बिकम अ रिसर्च स्कॉलर या इसके ऊपर आपको कुछ आगे ज्यादा जाना है देन यू शुड डू अ पीएचडी ऑल्सो इन इट. पीएचडी इन डाइटेटिक्स या फिर क्लिनिकल न्यूट्रिशन. तो बीइंग अ डाइटिशियन और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट इज वेरी वेरी हेल्पफुल. इट हैज इमेंस पॉसिबिलिटीज. क्या क्या आप डाइट काउंसलर बन सकते हैं, टीचर, रिसर्चर, डाइटिशियन, कंसल्टेंट, ये सब बन सकते हैं. So it is a very booming field nowadays because our diets have become very bad. हम लोग जंक फूड ज्यादा खाने लगे हैं, इलनेस ज्यादा बढ़ गई है, अलग अलग डिजीजेस आ रहे हैं, इसलिए ये सब बन सकते हैं. एंड clinical nutritionists also have career opportunities in food industry, research and development,
प्रोडक्शन मेडिकल फूड, ये अपनी नॉलेज इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये ही नहीं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो पब्लिक पॉलिसी में भी बहुत हेल्प करते हैं, बताते हैं, डिजाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो कैसे ठीक हो, हम बीमारियां कैसे प्रिवेंट करें, और प्रमोट न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। ये सब जो है कौन करते हैं? क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। दे वर्क विद द गवर्नमेंट, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। कहाँ कहाँ आपको डाइटेशियंस मिल सकते हैं? हॉस्पिटल, क्लिनिक, वेलनेस सेंटर्स, जिम, clinics, as teacher, faculty in university or college. Basically, so many places. So it is a definitely a very booming field. And of course, you can also work as a freelancer or diet consultant, and you can run your own enterprise. यहाँ पे यही दे रखा है that dietitians with consultant physicians in clubs, gymnasiums, dietitian in hospital including specialty departments, freelance कर सकते हैं, teaching academics, technical writing, nutrition marketing. There are so many different fields if you want to become a clinical nutrition or dietitian. So with that, we end our chapter. Thank you so much for watching. और अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो, कुछ समझ आया हो, then do like, share and subscribe the channel. Thank you for watching. Signing off, Juhi.